Good afternoon to all of you. This video is for class 6. So dear student, today I will teach you the Earth chapter from your SST history book, and the name of the topic is The First Empires, the Mauryas, यानी पहला साम्राज्य जो कि मौर्यों का था, यानी मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी एसएसटी का जो हिस्ट्री का चैप्टर 8 है, जिसका नाम है द फर्स्ट एम्पायर यानी पहला साम्राज्य, द मौर्याज यानी मौर्य वंश, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए, पेन एंड पेपर के साथ अपनी बुक भी ओपन कर लीजिए। मैं रीडिंग करते हुए आपको हिंदी में इसका अर्थ बताते हुए चलूँगा, साथ साथ आप अपनी बुक पे अंडरलाइन करने के लिए भी तैयार रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अशोका द ग्रेट यानी अशोक महान succeeded to the throne of Mauryan Empire after the death of his father Bindusara in 273 BC, यानी कि 273 ईसा पूर्व 273 यानी 273 ईसा पूर्व में जो अशोक महान था, इसने अपने पिता की मृत्यु बिंदुसारा की मृत्यु के बाद गड़बड़ हो गया। Ashoka the Great succeeded to the throne of Mauryan Empire after the death of his father Bindusara in 273 BC, यानी 273 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक गद्दी पर बैठा। His coronation, however, took place in 269 BC after he defeated his brother Sushima, लेकिन उसका जो राज तिलक हुआ, कोरोनेशन का मतलब होता है राज तिलक, उसका जो राज तिलक हुआ वह 269 में हुआ, जबकि गद्दी उसे कब मिली? 273 में मिली। 273 में बिंदुसार, आप नाम नोट कर लें, बिंदुसार ये अशोक के पिता का नाम था, बिंदुसार। इनकी मृत्यु होती है 273 में, और इनकी मृत्यु के बाद अशोक महान गद्दी पर बैठता है। लेकिन उसका जो राज तिलक होता है, विधिवत यानी घोषणा, जो कि अशोक सम्राट जो है राजा बन चुके हैं, उसकी घोषणा 269 BCE में होती है। और अशोक अपने भाई सुसीम की हत्या करके गद्दी पर बैठता है, यानी अशोक के जो भाई का नाम है वो क्या है? अशोक के भाई का नाम है सुसीम। तो सुसीम की हत्या करने के बाद अशोक जो है राजगद्दी पर बैठता है। तो आपको इतना लिखना है कि अशोक गद्दी पर कब बैठा, तो गद्दी पर बैठा 273 में। उसका राज तिलक कब हुआ? 269 BC में हुआ। इसके भाई का क्या नाम था? उसके भाई का नाम था सुसीम। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था बिंदुसार। इतने पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य डायनेस्टी रीच द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी अंडर अशोका रूल, और मौर्य वंश जो था इसका सबसे अधिक जो है विकास हुआ अशोक के समय में, यानी मौर्य वंश का सबसे अधिक विकास अशोक के शासनकाल में हुआ। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर रूलर ऑफ द एंशियंट इंडिया, वह प्राचीन भारत का बहुत ही लोकप्रिय शासक हुआ, यानी लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय हुआ। H.G. वेल्स डिस्क्राइब हिम एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड ही हैज़ एवर सीन। एक अंग्रेजी साहित्यकार हैं, उनका नाम है H.G. वेल्स। इस नाम को आप नोट कर लेंगे, H.G. वेल्स। ये इतिहासकार हैं, इंग्लैंड के हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने इतिहास में सभी राजाओं को देखा है, लेकिन उनमें जो है अशोक सबसे महान शासक हुआ है, यानी अशोक सबसे महान शासक हुआ है। अब इसमें एक एनालाइजिंग द मैप, यानी जो मैप दिया गया है ये बगल में, इस मैप में आपको क्या देखना है वो यहाँ लिखा है। विच इंडियन स्टेट वर नॉट पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, यानी वे कौन से राज्य थे जो भारत अशोक के शासनकाल में उसके राज्य में नहीं थे। तो आपको यहाँ देखना है, ये इंडिया का मैप है, ये जो पीले पोर्शन में है ये अशोक के साम्राज्य में नहीं थे। अब तो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, और इसके अलावा एक और पोर्शन है इंडिया का जो अशोक के शासनकाल में नहीं था। तो दोनों आपको मैप वर्क कर लेना है। एक ये वाला जहाँ लिखा है चेर वंश, यानी दक्षिण भारत का हिस्सा है, यहाँ पर चेर वंश के राजाओं का शासन था, और दूसरा यहाँ पर है जो कि अशोक के शासनकाल में अशोक के साम्राज्य का पार्ट नहीं था। तो इस मैप को आप बहुत बारीकी से अपनी बुक में देख लेंगे कि अशोक के शासनकाल में कौन कौन से ऐसी जगहें थी जो अशोक के शासनकाल में उसके क्षेत्र में नहीं जोड़ पाए। अब अशोक के समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसको हम कहते हैं कलिंग युद्ध। इसको हिंदी में से लिखते हैं कलिंग। कलिंग एक जगह का नाम है
तो कलिंग को अपने क्षेत्र में जीतने के लिए अशोक ने एक लड़ाई लड़ी थी और इतिहास में बहुत ही मशहूर है यह युद्ध, इसे कहते हैं कलिंग का युद्ध। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है द कलिंगा वार 261 BC। तो पहला पॉइंट तो आपको ये नोट करना है कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया, तो इसका टाइम आप नोट कर लेंगे। इसका टाइम है 261 BC। BC को कहते हैं ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 261 साल पहले की घटना है ये। तो BC का मतलब वही होता है, जैसे ये ऐसे टाइम देखा जाता है, ये जो लाइन क्रॉस कर रहे हैं ये है ईसा मसीह के जन्म का समय। जब ईसा मसीह के आगे बढ़ेंगे तो इसको कहते हैं AD यानी एनो डोमिनो, और इधर जब बढ़ते हैं तो इसको कहते हैं BC यानी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। तो अभी हम इस इधर की बात कर रहे हैं, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात कर रहे हैं। जब ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करेंगे तो वहाँ AD लिखा मिलेगा, AD लिखा मिलेगा। तो BC का मतलब यही होता है। आइए देखते हैं कलिंग युद्ध क्या था। द अशोका कंटिन्यूड विद द एक्सटेंशन ऑफ हिज एम्पायर। अशोक जो है अब क्षेत्रों को जीत जीत कर अपने राज्य में मिलाता जा रहा था। ही कुड नॉट टॉलरेट द एग्जिस्टेंस ऑफ कलिंगा एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट अलोंग द बॉर्डर ऑफ हिज एम्पायर। लेकिन एक कलिंग था, जैसे अशोक का ये क्षेत्र हुआ, अशोक ने इतने क्षेत्रों को अपने मिला लिया, लेकिन अशोक के राज्य के बगल में एक और राज्य था जिसका नाम है कलिंग। ये कलिंग अशोक के क्षेत्र में भी शामिल नहीं था और ये बात अशोक को पसंद नहीं आती थी, इसलिए अशोक ने इसको भी अपने राज्य में मिलाने के लिए कलिंग पर युद्ध कर दिया, यानी लड़ाई छेड़ दी। कलिंगा कंट्रोल द लैंड रूट एज वेल एज सी रूट टू साउथ इंडिया एंड साउथ एशिया। अब जो कलिंग था ये जो है दक्षिण भारत मतलब ये भारत का नीचे वाला हिस्सा, इसको कहते हैं दक्षिण भारत। कलिंग जो था इस दक्षिण भारत को पूरब के भारत से ऊपर यानी ऊपर वाले हिस्से से भारत को जोड़ता था। इसके अलावा जो रास्ते थे और समुद्री रास्ते थे वो कलिंग से होकर ही जाते थे, क्योंकि इन्हीं रास्तों से व्यापार होता था। ही फाइनली अटैक कलिंगा इन 261 BC और इसीलिए 261 BC में अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। थ्रू द पीपल ऑफ कलिंगा फॉट ब्रेवली, दे वर फाइनली ओवरपावर्ड बाय मौर्यन पावर। इन दिस ब्लडी वॉर लैक्स द पीपल वर किल्ड फॉर और वाउंडेड। तो अंततः कलिंग के लोगों ने वीरता से मौर्य की सेनाओं के यानी अशोक की सेनाओं का सामना किया और अंततः कलिंग के लोग हार गए। लेकिन इस लड़ाई में लाखों लोग मारे गए, यानी इस लड़ाई में लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग इसमें घायल भी हुए, उनको नुकसान भी हुआ। ये इतिहास का सबसे ही खून खराबे वाला युद्ध रहा है। तो इस प्रकार अशोक ने कलिंग को अपने राज्य में मिला लिया। अब यहाँ दिया है प्राइमरी सोर्स के बारे में, देख लेते हैं प्राइमरी सोर्स क्या है। तो प्राइमरी सोर्स में है कि मतलब ये जानकारियाँ हमको मिलती कहाँ से हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको यहाँ पर हम लीव कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द डेथ, डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग ऑफ द पीपुल एट द बैटल फील्ड फिल्ड अशोका हार्ट विद सारो। अब ये लड़ाई में जो कलिंग का युद्ध हुआ उसमें इतने मौतें हुई, इतनी बर्बादियां हुई यानी डिस्ट्रक्शन हुआ और सफरिंग माने इतने कष्ट मिले लोगों को कि इसको देखकर अशोक का जो हृदय था उसका हृदय क्या हो गया, दुख से भर गया। यानी इस युद्ध में जो लाखों लोग मारे गए, जो लाखों लोग दुख पाए, कष्ट पाए, उनके घर उजड़े, बर्बादी हुई, उनको देखकर अशोक का कलेजा पिघल गया। He decided not to fight any more wars and became a Buddhist। और इसके बाद अशोक ने यह निर्णय लिया कि अपने जीवन में अब वह और कोई युद्ध नहीं लड़ेगा और वह जाकर बौद्धिस्ट बन गया, यानी बौद्ध बन गया। तो ये लाइन भी आपको लिखनी है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया, तो ही बिकेम बुद्धिस्ट, यानी वह बौद्ध धर्म हो गया, यानी उसने गौतम बुद्ध के धर्म को अपना लिया। ही एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस और अहिंसा। इसके बाद कलिंग युद्ध के बाद उसने जो है नॉन वायलेंस यानी अहिंसा की नीति अपने जीवन में अपना ली। यानी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कहा कि अब वह अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं लड़ेगा और इसके बाद वह अहिंसा की नीति को अपना लेता है, सम्राट अशोक। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है पेज पर। ये देखिए दिया है कलिंग वार का पिक्स दिया है, इसको आप देख सकते हैं अपनी बुक में। He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war or tried to make up for suffering caused by him। अब इसमें क्या लिखा है बता दूं। He is the only king, वह एकमात्र ऐसा राजा है in the history of the world, पूरी दुनिया के इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा है who gave up conquest after winning a war, जिसने अपने सभी जो जीत थी उनको छोड़ दिया। आफ्टर विनिंग द वार, ये कलिंग की लड़ाई लड़ने के बाद उसने जितना जीता हुआ क्षेत्र सबको छोड़ दिया। टू मेक अप फॉर द सफरिंग कॉज्ड बाय पीपुल, ताकि वह लोगों की सेवा कर सके। युद्ध में जो लोगों को नुकसान हुआ था उनकी सेवा करने के लिए अशोक ने अपना सब कुछ त्याग दिया।
अब यहाँ पर दिया गया है एनालाइजिंग द कॉज, व्हाई वाज कलिंगा वार अशोकास लास्ट मिलिट्री कैंपेन, यानी ये जो कलिंग का लड़ाई था ये अशोक का आखिरी लड़ाई क्यों सिद्ध हुआ। जो आप लिख सकते हैं बिकॉज जो युद्ध में लाखों लोग मारे गए, उनकी जो मौतें हुई, जो विनाश हुआ, जो लोगों को कष्ट मिले, उसको देखकर अशोक का दिल क्या हुआ, वो दुख से भर गया। इसीलिए उसने अब कहा कि अब जीवन में अब मुझे और कोई युद्ध नहीं लड़ना है। इसीलिए जो ये क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर वही होगा कि कलिंगा अशोक का आखिरी सैनिक अभियान था। आगे बढ़ते हैं, देखिए एनालाइजिंग फैक्ट में फिर लिखा है कि कलिंगा युद्ध के बाद अशोक के दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन हुआ। तो वही जो इसका उत्तर होगा वही इसका उत्तर होगा, यानी युद्ध के बाद अशोक का दिल जो है दुख से भर गया, उसने जीवन में फिर कभी युद्ध न करने की कसम खाई। अशोकास धर्म, अब अशोक का धर्म क्या था इसका भी आप पढ़ चुके हैं कि वह बुद्धिस्ट हो गया था, लेकिन यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। Dhamma for Ashoka was a set of moral principles to be followed. It was not about worship of God or performing ritual or sacrifices. यानी धर्म फॉर अशोक के लिए जो धर्म था was a set of moral principles, नैतिक नियमों का, यानी नैतिकता जो जीवन में होती है उसका पालन करना अशोक अपना धर्म समझता था। It was not about worship of God or performing ritual or sacrifices. इसका मतलब ये नहीं था कि वह किसी जानवर की बलिदानी करें या मंदिरों में जाके पूजा करें। अशोक के धर्म का मतलब यह बिल्कुल नहीं था। अशोक के धर्म का मतलब यह था कि जीवन में जितनी अच्छी बातें हैं उनको माना जाए, उनको अपने जीवन में लागू किया जाए, यही अशोक के लिए धर्म था। ही फेल्ट जस्ट एज ए फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, वो उसको लगता था कि वह सबके पिता के समान है और जो प्रजा है उसकी बच्चे हैं और उन प्रजा को शिक्षा देना ही वह अपना कर्तव्य समझता था। ही हैड ए ड्यूटी टू टीच हिज सब्जेक्ट, ही आल्सो इंस्पायर्ड बाय टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, इसलिए वह बुद्धा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। कौन? अशोक बुद्धा से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। He wanted people to understand and follow Dhamma in their daily life, इसीलिए अशोक चाहता था कि लोग अपने जीवन में धर्म का पालन करें और नैतिक सिद्धांतों को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यहाँ दिया है द मेन प्रिंसिपल ऑफ हिज धम्मावर। अब अशोक के धर्म के जो मेन पॉइंट थे वो यहाँ पर लिखे गए हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि अशोक के धर्म के प्रमुख लक्षण क्या थे तो आप इनमें से किसी को भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको फास्ट वे में आपको समझा देता हूँ। टू रिस्पेक्ट एंड ओबे पेरेंट्स, एल्डर्स एंड टीचर्स, यानी अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का सम्मान करना, ये अशोक के लिए धर्म था। दूसरा है टू बी पोलाइट, विनम्र रहना, एंड काइंड टू यंगर्स, और जो अपने छोटे हैं उनके प्रति दयालु रहना, डिपेंडेंट, स्वतंत्र रहना, स्लेव्स एंड सबॉर्डिनेट, यानी जो अशोक था वह कहता था हमेशा विनम्र रहिए, यानी मीठा बोलिए। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खो, ये वाली कहावत यहाँ पर चलेगी। यानी पोलाइट का मतलब होता है विनम्र रहिए, बहुत अकड़िए मत, बहुत घमंड में नहीं रहना चाहिए। और जो यंगर हैं यानी छोटे लोग हैं, जो दूसरे पर आश्रित हैं, जैसे बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, जो नौकर हो गए यानी गुलाम हो गए, और जो आपके अधीन रहते हैं, उनके प्रति क्या बने रहिए, उनके प्रति आप दयालु बने रहिए, उनके प्रति दया दिखाइए। तीसरा है टू प्रैक्टिस अहिंसा और नॉन वायलेंस एंड अबस्टेन फ्रॉम किलिंग और इंजूरिंग एनी लिविंग बीइंग, यानी अपने जीवन में नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का पालन करिए और किसी भी जीव की हत्या ना करिए। टू बी मॉडरेट इन स्पेंडिंग और एक्वायरिंग प्रोसेसन्स, जब भी धरना प्रदर्शन करिए या अपना कोई जुलूस निकालिए तो उसमें क्या करिए, मॉडरेट रहिए यानी कि विनम्र रहिए। अगला है टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर सेक्ट्स और रिलीजन, जो दूसरे धर्मों के लोग हैं इनके प्रति भी क्या रहिए, विनम्र रहिए। टू गिव मनी टू द पुअर एंड एजुकेशन टू द एलिटेट, और गरीब लोगों को पैसे देकर मदद करिए और जो अशिक्षित हैं उनको शिक्षा देकर आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। लास्ट है टू हैव ए ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, प्योर एंड सिंपल लाइफ, और अंतिम है सादा जीवन, उच्च विचार। ये अशोक के धर्म की कुछ विशेषताएं हैं, इनको आपको यहाँ से नोट करना है। अब यहाँ दिया है अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। अब अशोक अपने प्रजा के लिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, अशोक अपने प्रजा के लिए कौन सा मैसेज देता है, तो ये सब देखिए यहाँ पर उसके मैसेज है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, ये पॉइंट वाला बता दे रहा हूँ आपको। बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट, यानी अपने नौकरों और गुलामों के साथ कैसे रहिए, जेंटल रहिए यानी मासूम बनकर रहिए, उन पर बहुत रौब ना झाड़िए। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर, और आपसे जो बड़े हैं उनका क्या करिए, रिस्पेक्ट करिए। अगला है ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर विद कंपैशन, सभी के साथ दया दिखाइए, यानी जीव जंतु कीट मकोड़े पक्षी जो भी हैं कमजोर निराश्रित, उन सभी के प्रति आप दया दिखाइए। गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण एंड मॉन्क्स, और ब्राह्मणों को और भिक्षुओं को क्या करिए, गिफ्ट दीजिए।
लेकिन आजकल ब्राह्मणों को कौन गिफ्ट दे रहा है? भैया ब्राह्मण लोग तो सबसे बुरे बन गए हैं। जो ब्राह्मणों को और जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको क्या करिए, उनको आप गिफ्ट दिया करिए, यानी उपहार दिया करिए। अब आगे बढ़ते हैं, स्प्रेड ऑफ धम्मा, ये जो पॉइंट है इसको पढ़ते हैं, यानी धम्म का प्रचार कैसे हुआ, इसका विस्तार कैसे हुआ। अशोक वांटेड पीपल टू फॉलो धम्मा इन देयर डेली लाइफ एंड बेनिफिट फ्रॉम इट, ही टुक द फॉलोइंग स्टेप्स टू स्प्रेड धम्मा। अशोक चाहता था लोग अपने जीवन में धर्म का पालन करें, धर्म का प्रचार प्रसार करें। ही टुक फॉलोइंग स्टेप टू स्प्रेड धम्मा, और धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जो काम किया उसको यहाँ लिखा गया। हम देखते हैं कौन कौन से काम अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किया। तो पहला पॉइंट है, ही हिमसेल्फ सेट एन एग्जाम्पल बाय फॉलोइंग धम्मा इन डेली लाइफ, ही गेव अप हंटिंग एंड ईटिंग मीट। तो सबसे पहला काम कि अशोक ने जो स्वयं किया, यानी जब आप दूसरों से कोई काम चाहते हैं दूसरा ऐसा करे तो दूसरा करे उससे पहले आपको करना पड़ेगा। तो अशोक ने भी यही किया। ही हिमसेल्फ सेट एन एग्जाम्पल, उसने खुद एग्जाम्पल दिया अपने द्वारा, बाय फॉलोइंग धम्मा इन डेली लाइफ, अपने जीवन में धर्म को उतार कर। कैसे किया? ही गेव अप हंटिंग, उसने शिकार करना छोड़ दिया, एंड ईटिंग मीट, और उसने मांस खाना भी छोड़ दिया। आगे देखते हैं, अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर। अशोक ने अपने राज में जगह जगह पत्थर, ऐसे पत्थर लगवा कर उन पे धर्म की शिक्षाओं को लिख दिया। यानी अशोक ने अपने पूरे राज में पत्थरों की शिला लगाई, उन शिलाओं पर जो धार्मिक उपदेश थे उनको उस पर गुदवा दिया, यानी लिखवा दिया। दे वर जनरली पुट इन पब्लिक प्लेसेस लाइक टेम्पल्स, मार्केट्स, वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल कुड सी एंड रीड देम। ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिसर टू रीड द मैसेज ऑफ दीज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ। इसके अलावा ये जो पत्थर थे ये कहाँ कहाँ लगाए गए? ये पत्थर उन जगहों पर लगाए जाते थे जहाँ लोगों की भीड़ जुटती थी। जैसे कि आपका क्या हो गया, टेम्पल्स हो गया। टेम्पल्स पे बहुत लोग जाते हैं, तो टेम्पल के पास उसने पत्थर लगवा दिया, उस पर धार्मिक शिक्षा लिख दी। इसके बाद उसने मार्केट, बाजार में लगवा दिया जहाँ ज़्यादा लोग जाते थे। और उसने यह भी कह दिया अपने अधिकारियों से कि यदि कोई अनपढ़ जाता है, जिसे पढ़ना नहीं आता है और वो नहीं पढ़ पा रहा कि पत्थरों पर क्या लिखा है, तो उसके अधिकारी उसको पढ़कर उन अशिक्षित लोगों को बताएंगे कि पत्थर पर क्या लिखा गया है। फॉर हिज एडिक्ट्स ही यूज पाली द लैंग्वेज ऑफ द पीपुल, और उसने इन जो उपदेश थे पत्थरों पर लिखे गए, इसको किस भाषा में लिखा? ये जो भाषा थी वो भाषा थी पाली। ये भाषा थी पाली, यानी पाली भाषा में उपदेश लिखे गए थे, क्योंकि उस समय हमारे देश में यही भाषा बोली जाती थी और उस भाषा को क्या कहते थे? पाली। पाली के बाद दूसरी भाषा आती है, फिर दूसरी भाषा आती, उसके बाद हिंदी जाके बनती है। ये हम आपके हिंदी के टीचर आपको बताएंगे। अगला क्या है? ही अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज द धम्मा महात्मास हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धर्मा। इसके अलावा उसने कुछ लोगों को नियुक्त किए, इनको क्या कहा जाता? इनको धर्म महात्मा कहा जाता, धम्म महात्मा कहा जाता था। ये धम्म महात्मा जगह जगह जाकर लोगों को धर्म की शिक्षा देते थे। अगला है, लास्ट है, अशोका हिमसेल्फ टूर्ड हिज एम्पायर एंड विजिटेड हॉली प्लेसेस। इसके अलावा अशोक खुद अपने राज्य में घूमा और जितने भी पवित्र जगहें थी उन जगहों पर अशोक गया और लोगों को दिखाया कि धर्म का पालन कैसे किया जाता है। He sent messenger to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka. He sent his own son and daughters to Sri Lanka to spread Buddhism. इसके अलावा अशोक ने एक काम और किया कि उसने विदेशों में भी अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजा कि जाके वहाँ धर्म का प्रचार कीजिए। तो किन किन देशों में भेजा? देखिए यहाँ लिखा, सीरिया में भेजा, इजिप्ट यानी मिस्र में भेजा, ग्रीस में भेजा, श्रीलंका में भेजा। श्रीलंका में तो उसने अपने पुत्र, जिनका नाम था महेंद्र, अशोक के पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र, और इसकी पुत्री का नाम था संघमित्रा, जो कि आपकी पुस्तक में दिया नहीं गया है, शायद नीचे दिया गया हो। तो इसके पुत्र का नाम था महेंद्र और इसकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किस लिए? ताकि वह बुद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको लिखना है कि अशोक ने किन किन देशों में अपने लोगों को भेजा ताकि वे धर्म का प्रचार कर सकें। तो वे देश हैं सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। सो यू हैव टू राइट दिस फैक्ट्स इन योर नोटबुक। अब यहाँ पर देखिए मैप दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकास एडिक्ट्स। कहाँ कहाँ पर अशोका के पत्थर लगे थे, धार्मिक शिक्षाएं दी गई थी, वे सभी जगहें इस मैप पर बनाई गई हैं। इनको आप मैप को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब देखते हैं अगले पैराग्राफ को।
इसमें लिखा है ही वॉज द फर्स्ट रूरल हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। ये पहला शासक था इतिहास में अशोक जिसने अपनी शिक्षाओं को, अपने बातों को पत्थरों के जरिए लोगों के तक पहुंचाने की परंपरा शुरू की। इसके पहले राजा लोग पत्थरों पर अपने आदेशों को लिखवा कर ऐसा नहीं करते थे। अशोक पहला शासक था जिसने इस प्रकार का काम किया। द एडिक्ट ऑफ अशोका आर आवर मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट अशोका। और यही जो पत्थर लगे हैं इन्हीं पत्थरों से हमको अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ इनके बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं, देख लेते हैं। दे हेल्प अस फ्रॉम एन आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर। यानी जो पत्थर अशोक ने लगवाए थे इससे हमको ये पता चलता है कि अशोक का राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। दूसरा, थ्रू द एडिक्ट्स वी केम टू नो अबाउट हिज रिलीजियस बिलीफ एंड रिलीजियस टॉलरेंस। इन्हीं पत्रों के जरिए हम जान पाते हैं कि अशोक के धार्मिक विश्वास कैसे थे और उसके धार्मिक सहिष्णुता कैसी थी, यानी दूसरे धर्म के लोगों को सहने की शक्ति अशोक में कितनी थी। इन सभी बातों की जानकारी हमको इन पत्थर यानी पत्थरों के जो चबूतरे लगे हैं जिन पर धर्म की शिक्षाएं लिखी हैं उनसे पता चलता है। एंड थर्ड, वी गेट ए ग्लिम्स ऑफ हिज पर्सनल क्वालिटीज एंड कैरेक्टर। इन पत्थरों से हम ये भी जान पाते हैं, ग्लिम्स माने होती है झलक, उनकी झलक देख पाते हैं कि अशोक निजी लाइफ में कैसा था, उसका चरित्र कैसा था, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। दे स्पीक अबाउट हिज कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल एंड हाउ ही केयर्ड फॉर हिज पीपुल लाइक ए फादर। इससे ये भी पता चलता है कि अशोक किस तरह अपने आप को प्रजा का पिता मानता था और प्रजा की सेवा करता था। अब यहाँ पर एक वोकेबुलरी दी गई है, इसमें दिया गया है धम्मा इज द प्रकृत वर्ड फॉर द संस्कृत धर्म। यानी जो धम्म है संस्कृत में इसको धर्म कहते हैं, संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। लेकिन जब इसको प्रकृत भाषा में देखा जाए प्राकृत, तो इसको धम्म कहते हैं। क्या कहते हैं, धम्म। तो दोनों शब्द एक ही हैं, बस भाषा अलग है। ये संस्कृत में लिखा जाता है धर्म और ये प्रकृत भाषा है। मैंने बताया ना कि पहले संस्कृत थी, संस्कृत से आपका बना पाली, पाली से बना प्रकृत, प्रकृत से बना अपभ्रंश, अपभ्रंश से बना हिंदी। ये भाषाओं का विकास हुआ। तो भाषाओं का अलग अलग रोल है, इसीलिए शब्दों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आप जान गए होंगे धम्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, दोनों में अंतर आप समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं इस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें लिखा है द एडिक्ट एंड पिलर्स ऑफ अशोका आर एक्सीलेंट स्पेसिमेंस ऑफ द मौर्य आर्ट। द लायन कैपिटल ऑफ द सारनाथ पिलर हैज़ बीन अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ आवर कंट्री। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यानी अशोक के जो पत्थरों हैं, जो उनके बड़े बड़े खंभे लगवाए गए हैं अशोक के, ये क्या हैं, मौर्य काल में जो कला थी उसके नमूने हैं। आपने पढ़ा था आर्किटेक्चर इन द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड। तो ये आर्किटेक्चर जैसी ही बात यहाँ भी लिखी गई है कि मौर्य काल में बड़े बड़े ऐसे खंभे लगे थे और जो पत्थर लगाए गए हैं जिन पे धार्मिक शिक्षाएं लिखी गई हैं, ये मौर्य काल की कलाएं हैं। और इन्हीं में से क्या है, इसमें एक लायन कैपिटल ऑफ द सारनाथ पिलर। आपने देखा होगा रुपयों की नोट पर उस पर शेर बने हुए हैं और उस पर ऐसे खंभे बने हुए हैं और उस पर 3 शेर खड़े हैं। तो वो भी मौर्य काल का ही है और इसको हम हमारे देश की जो मुद्रा है उस पर छापा जाता है इसको फोटो। आपके पास कोई नोट होगी तो उसको खोल कर देखिए, उस पर सिंह बने होंगे, वहाँ कुछ पिलर भी होंगे, वो अशोक के समय का ही बना है। और ये है कहाँ पर, ये है आपका सारनाथ में। कहाँ पे है, सारनाथ। और सारनाथ मेरे ख्याल से बिहार में है। तो आप कंफर्म हो जाइएगा सारनाथ कहाँ पे है। सारनाथ में जो पिलर लगे हैं जिसमें 3 शेर बने हैं वो अशोक यानी कि मौर्य काल के समय के हैं। थ्रू दिस एडिक्ट्स वी केम टू नो दैट द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल एट दैट टाइम वाज पाली और प्रकृति। यानी इन पत्थरों से, एडिक्ट से हम भी जान पाते हैं कि उस समय जो लोगों की भाषा थी वो क्या थी, पाली या प्रकृति। हमने कहा ना पहले हमारे देश में चलती थी संस्कृत भाषा, संस्कृत के बाद आ गई आपकी पाली। क्या आ गई, पाली। अब पाली के बाद क्या आ गया, प्राकृत आ गया। प्राकृत के बाद क्या आ गया, अपभ्रंश आ गया। अपभ्रंश, हालांकि ये हिंदी का है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अपभ्रंश के बाद हमारी हिंदी। ये भाषाओं का विकास है। यानी हमारे देश में पहले संस्कृत बोली जाती थी, जब गौतम बुद्ध आए तो पाली भाषा बोली जाने लगी, जब महावीर स्वामी आए तो प्राकृत भाषा बोली जाने लगी, उसके बाद अपभ्रंश बोली जाने लगी, उसके बाद हिंदी जो आज भी चल रही है। तो अशोक के जितने भी उपदेश थे वो किस में लिखे हैं, पाली या प्राकृत, इन्हीं 2 भाषाओं में अशोक के उपदेशों को लिखा गया है पत्थरों पर।
His inscription found in Afghanistan was written in Greek because the common people of in Afghanistan understood Greek. अशोक के समय में एक पत्थर अफगानिस्तान में भी लगा है। कहाँ लगा है? लगा था अफगानिस्तान में, लेकिन उस पत्थर पर न तो पाली में लिखा था न तो प्राकृत में, क्योंकि अफगानिस्तान में जो लोग रहते थे वो ग्रीक भाषा को समझते थे। क्या समझते थे? ग्रीक भाषा में। इसलिए अफगानिस्तान में जो पत्थर लिखा लगा है उस पर जो धार्मिक शिक्षा दी गई है उसकी भाषा ग्रीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। दे आल्सो टेल्स अस अबाउट हिज फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज। इसके अलावा इन पत्थरों से हमको ये भी जानकारी मिलती है कि अशोक का संबंध आसपास के राज्यों से कैसा था, यानी कौन कौन से देश ऐसे थे जो अशोक के साथ मित्रवत व्यवहार रखते थे, यानी उसके मित्र थे। अब यहाँ पर वेलफेयर मेजर्स के बारे में दिया गया है। वेलफेयर माने कल्याणकारी, वेजर्स माने जो कानून बनाए गए या जो कदम उठाए गए उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। यानी अशोक के समय में कौन कौन से ऐसे योजनाएं बनी जो लोगों के कल्याण के लिए थी, उनको देख लेते हैं। अशोका बिलीव्ड दैट एज किंग इट वाज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल इन हिज किंगडम। यानी राजा अशोक को ये लगता था कि यदि वह राजा है तो यह उसका कर्तव्य है कि वह प्रजा की सेवा करे। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है तो उन कष्टों को दूर करने का काम उस शासक का होता है। ही बिल्ड गुड रोड्स, ही गॉट ट्रीज प्लांटेड अलोंग द रोड। यानी उसने रोड बनवाए और रोडों को किनारे उसने क्या लगाए? उसने रोडों के किनारे वृक्षों को लगवाया। आज भी आप देखते होंगे रोड के किनारे वृक्ष लगे होते हैं, सरकारें लगवाती हैं। तो अशोक ने इस काम को शुरुआत किया था, यानी रोड बनवाए और रोड के दोनों तरफ उसने वृक्षों को लगवाया। आगे है पब्लिक गार्डन विच मेडिसिनल प्लांट्स वर डेवलप्ड सो दैट पब्लिक कुड बेनिफिट फ्रॉम देम। यानी उसने पब्लिक गार्डन है, बगीचे लगवाए। उन बगीचों में उसने क्या लगाया? औषधीय, मेडिसिनल माने औषधीय पौधे लगवाए। औषधीय पौधों का मतलब क्या? ऐसे पौधे जिनका इस्तेमाल हम दवाओं के रूप में करते हैं। तो अशोक ने अपने बागीचों में इन पेड़ पौधों को लगवाया ताकि लोग उससे फायदा उठा सकें। अगला, ही बिल्ट मैनी हॉस्पिटल फॉर पीपुल एज वेल एज एनिमल। उसने लोगों के लिए हॉस्पिटल तो बनवाया ही बनवाया, उसने जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल बनवाया। ही कंस्ट्रक्टेड वेल्स, उसने कुओं का निर्माण कराया। ही बिल्ट रेस्ट हाउस फॉर द ट्रेवलर्स, उसने यात्रियों के लिए ठहरने का जो स्थान होता है उसका निर्माण कराया। ही गॉट मोनेस्ट्रीज बिल्ट फॉर द मॉन्क्स, उसने जो बौद्ध भिक्षुक थे उनके लिए मंदिर बनवाए यानी धर्मशाला बनवाया। ही हिमसेल्फ टू द इम्पॉर्ट टू मेक श्योर दैट पीपुल इन हिज किंगडम वर हैप्पी, और यह जानने के लिए वो पूरे राज्य में भ्रमण करता था कि उसके राज्य के लोग खुशहाल हैं या नहीं हैं। ही हिमसेल्फ प्रैक्टिसाइज्ड व्हाट ही प्रीच्ड, और सबसे जरूरी बात, अशोक वही करता भी था जो वो कहता था, यानी इसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। तो अब इसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था, ये बात साबित करती है कि अशोक बहुत धार्मिक व्यक्ति था। अब मुझे लगता है कि वीडियो आधे घंटे का हो गया है, तो ये आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, शेष अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड बाय, और अपना नोट्स भी तैयार करते रहिएगा। धन्यवाद।